तो आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जा सकते हैं। आज अमेजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके प्रोडक्ट्स को आप जो है ऑनलाइन सेल करके एक रेवेन्यू आप अर्न कर सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना ब्लॉग, यूट्यूब चैनल चला सकते हैं जहां पर आप एफिलिएट लिंक्स डालते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए। सेकेंड जो ऑप्शन है आपके पास वो डेफिनेटली गूगल एडसेंस का है। एडसेंस के थ्रू आप अपने ब्लॉग, यूट्यूब को मोनेटाइज कर सकते हैं। जो भी एड्स आपके रन होते हैं उस पर आपको एक अच्छा रेवेन्यू शेयर मिलता है। इसके अलावा फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज की डेट में कह सकते हैं एडसेंस का एक रिप्लेसमेंट है जिससे आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। एंड इसके अलावा एक बहुत कॉमन ट्रेंड है आजकल इन्फ्लुएंसर बनने का। तो एज अ इन्फ्लुएंसर भी आप ग्रो कर सकते हो। किसी ब्रांड के बारे में आप अपने व्यूज़ दे सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यूज़ कर सकते हो। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अर्न करने का। कैसे एक पोइट्री कविता पाठ करने वाला लड़का कूद पड़ा बिजनेस की दुनिया में और बना दी लखनऊ की नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। डिजिटल जगलर्स लखनऊ की नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो 2016 में डॉक्टर मानस खत्री के द्वारा शुरू की गई थी। फेलियर्स आर द पिलर टू सक्सेस, ऐसा मानना है डॉक्टर मानस खत्री जी का। आज के समय में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है और अपनी लाइफ को स्टेबल और करियर को सक्सेसफुल बनाना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल है? नहीं। उसके लिए आपको अपने गोल को अपनी हैबिट या डेली रूटीन में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो आज हम डॉक्टर मानस खत्री जी से उनके बिजनेस के बारे में और कैसे आप एक अपने लिए सक्सेसफुल करियर चूज कर सकते हो इस बारे में बात करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार चैनल में। धन्यवाद प्रभात जी। और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रो आप भी सर दे दर्शकों के लिए खुद से, ताकि वो और डीपली जान सके आपके बारे में। तो प्रभात जी, आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे दर्शकों तक रूबरू कराया, इसके लिए एक बार पुनः आपको धन्यवाद। और जैसा कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। डिजिटल जगलर्स ये मेरी प्राइमरी कंपनी है। हम लोग कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन में काम करते हैं। 2016 में हमने ये कंपनी स्टार्ट करी। इसके अलावा हमारे पास एक और ब्रांड है NADM, नेशनल एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जहां हम लोग कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड जैसा कि आपने मेरी प्रोफाइल के बारे में बताया, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। स्पेशली स्टार्टअप्स को अपनी सर्विसेज देता हूँ, कैसे अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल तक अपने ब्रांड को ले जा सकते हैं। सर, सबसे पहले मार्केट रिसर्च के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मतलब जहाँ तक मुझे पता आप कविता पाठ करते थे, वहाँ से यहाँ पर एकदम से स्विच होना, पूरे पैशन को बिजनेस में लेके आना, ये कैसे हुआ? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पोएट्री भी एक बहुत क्रिएटिव इंडस्ट्री है और मैं बचपन से बहुत क्रिएटिव था। मैंने जब अपनी शुरुआत करी तो ऑर्कुट उस समय बहुत फेमस प्लेटफॉर्म हुआ करता था। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मोटिवेट किया। फिर मेरी एक बुक भी पब्लिश हुई इंजीनियर आस्तु टाइटल से। लेकिन कहीं ना कहीं एक फैमिली प्रेशर था कि मैं मतलब एक जॉब ढूंढूं, एक रिलायबल कैरियर ऑप्शन ढूंढूं, और वो नहीं चाहते थे कि मैं मतलब डायरेक्टली पोएट्री में आऊँ। तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ मेरे ऊपर। फिर मैंने इस फील्ड के बारे में तो काफ़ी रिसर्च किया। डिजिटल मार्केटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में मूव हुआ। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेरी क्रिएटिविटी थी, मैंने उसको टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्म किया। आप चाहे हमारे ब्रांड नेम को देखें, डिजिटल जगलर्स, ये ब्रांड नेम अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव है। और जैसा कि हमारी टैगलाइन है ब्रांड की, चाहे हमारे क्रिएटिव्स हों, हर जगह पर हम लोग क्रिएटिविटी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और जो इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर हर रोज कोई नया आइडिया हमें चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है एक चीज़ को 2 बार 4 बार यूज़ कर लें। तो हमें हर जगह पर, हर क्लाइंट के साथ, हर ब्रांड के साथ कुछ नया सोचना पड़ता है उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रमोट करने के लिए। सर, लखनऊ की नंबर 1 कंपनी आपकी, जैसा कि मुझे पता लगा है, और भी इतनी सारी कंपनीज हैं, तो कैसे आपने कॉम्पिटिट किया अपने आप को उस पोजीशन पर लाने के लिए? क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? और भी जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, आपने कैसे फाइंड आउट किया कि कहाँ पर वो लोग लैग कर रहे हैं, मैं कहाँ पर अपनी सर्विस बेहतर कर सकता हूँ? उसके बारे में सर थोड़ा सा हमें बताइए। वेल देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जब हमने 2016 में स्टार्ट किया, उस समय डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी बूम पर था। और जहाँ तक बात है इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की, compete करने की, तो देखिए एज सच कोई compete वाला सिस्टम नहीं होता। हम भी बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारी एजेंसीज और भी मार्केट में रन हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को हमने नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक स्ट्रक्चरिंग करी, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करी। एंड डेफिनेटली टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने एक ऐसी टीम को बिल्ड किया जिससे प्रॉपर तरीके से हम लोग सर्विसेज को दे सकते हैं। किस तरीके से चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, उसके लिए हमने वैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पर काम किया, CRM पर काम किया, और कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिस पर हमने पूरी तरीके से फोकस किया।
देन कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स की भी बात होती, तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस और पीआर एक्टिविटीज़ पे हम लोगों ने काम किया। तो इस तरीके से हमने अपने आप को एक पोजिशनिंग करी कि हम लोग सबसे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में। सर मार्केट शेयर के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि मार्केट शेयर कितना है जिस इंडस्ट्री में आप लोग काम कर रहे हैं, और अगर कोई नया बंदा आता है किस हिसाब से उसे पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आपने कैसे फाइंड आउट किया कि इतने मार्केट शेयर में मुझे मार्केट कैसे कैप्चर करनी है, मुझे ऑडियंस रिटेंशन कैसे लेके आना है अपने पास, क्योंकि मुझे लगता है वो सबसे टिपिकल पार्ट होता है अपने कस्टमर को बैक टू बैक अपने लिए पिच करना कि वो एक बार आपसे सर्विस ले और दोबारा खुद ब खुद आपके पास आए। तो ये कैसे सर पॉसिबल मतलब हो सकता है, किस तरीके से आपने पॉसिबल बनाया? देखिए ये पूरी तरीके से सर्वे बेस्ड होता है। आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो पहले आपको जाकर ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन कौन से लोग जो हैं काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एंड कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको डे वन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। अगर मैं इसको अपनी कंसल्टेशन से भी जोड़ूं तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एक 6 महीने की एक साल की प्लानिंग करते हैं कि हमको कैसे ग्रो करना है, और जब ग्रो करना है तो हमें किस लेवल पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करना है इसको हम लोग फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि कितना हमारे मैनेजमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, कितना हमारा जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, हम किस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाना चाहते हैं या क्या अपने स्ट्रैटेजी में क्या चीजें करना चाहते हैं। तो उस तरीके से हम लोग को अपना इन्वेस्टमेंट डिवाइड करना पड़ेगा। सर कंपनी शुरुआत की थी आपने अकेले की थी अपने, तब उस समय कितने लोग थे जब आपने शुरू किया? वेल ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अगर मैं किसी भी स्टार्टअप की बात करूं तो वो सिंगल हैंडेडली ही स्टार्ट होता है एंड देन आप स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते हो। तो 2016 में जब इसकी शुरुआत करी तो कह सकते हो कि आप, मैं सिंगल हैंडेडली था, मैं सारी चीज़ें खुद ही करता था। और देन मैंने अपने एक पार्टनर के साथ स्टार्ट किया, तो कुछ वजह से उसका कहीं प्लेसमेंट हो गया तो फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन 2018 में एक मेरा फ्रेंड है विशाल, उसने ज्वाइन किया और फिर हम लोगों ने फर्दर इसको आगे काफ़ी ग्रो किया। सर पहले आइडिया आया दिमाग में, फिर आपने अकेले ही इस पर कूद पड़े शुरू कर दिया, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि किस तरीके से जब आपने इसको शुरू किया तो कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए? आपको लगा कि स्टार्टिंग में मैं अकेले बहुत अच्छा, या मेरे पास इन रिसोर्सेज का थोड़ा सा मान लीजिए संसाधनों की हमारे पास कमी होती है, हमें एक अंदर से एहसास होता है कि हमारे पास ये संसाधन हो तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ मेरे यूट्यूब के साथी, फेसबुक के साथी जो शुरुआत करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि अगर मेरे पास संसाधन और बेहतर हो, क्या कैपेबिलिटी के बाद ही हमारे पास संसाधन जुड़ते हैं? उस बारे में सर थोड़ा सा बताइए। देखिए चैलेंजेस कई तरह के होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, लाइक सिंस आप जानते हो कि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं रहा, मैं एक सर्विस क्लास बैकग्राउंड से हूँ, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि जो है मैं बिजनेस कर पाऊँ, और कभी भी मेरे घर में इसके लिए सपोर्ट नहीं मिला कि मैं एक बिजनेस करूँ, सारी चीज़ें सिंगल हैंडेडली मैनेज करूँ। तो एक बहुत प्रेशर था कि भाई मुझे डे वन से चीज़ों को सही तरीके से रखना है, एक प्रॉपर रेवेन्यू सोर्स भी हो, प्रॉब्लम्स भी ना आए, और इस चीज़ों को मैनेज किया। देन टीम बिल्डिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि भाई हमें तो एक प्रॉपर सैलरी चाहिए और हमें बस उसके लिए काम करना है। तो हमें पहले तो उन लोगों को ढूंढना पड़ता है कि जो पैशन के साथ काम करना चाहते हैं। स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट उन लोगों की होती है जो एक पैशन के साथ आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज ये टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी कंपनी को मूव करने के लिए। अगर आपने ऐसे लोगों को डे वन पर हायर कर लिया जो बस केवल इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि हमें 10 से 6 काम करना है, तो आप शायद उतना अच्छा ग्रो नहीं कर सकते। सर पहला जब आपने हायरिंग शुरू की होगी तो बहुत मुझे लगता है टिपिकल काम है अच्छे बंदों को फाइंड आउट करना, आज के टाइम पर तो खासकर, जैसे भी आपने खुद ही कहा सारे लोग ज़्यादातर इसी माइंडसेट से आते हैं 10 से 6। मतलब वो उस दौरान जब आप हायरिंग कर रहे थे तो कैसे जज करते थे कि ये बंदा मुझे हायर करना है या मेरे लिए या नहीं करना है, इस मतलब हमें कैसे जज करना चाहिए सर, वो आप क्या करते थे? देखिए फ्रेंकली बताऊँ, मैंने भी इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग ली, मेरे लिए एकदम डिफरेंट चीज़ थी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था और मैनेजमेंट बिल्कुल मेरे लिए एक कह सकते हैं अनछुआ सब्जेक्ट था। हालांकि मैंने 1 साल बीबीए भी किया, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लाइफ के बारे में कि मैं बीबीए कर रहा था, उसके बाद मैंने बीबीए छोड़ के बीसीए ज्वाइन किया। और जो मेरी नॉलेज थी मैनेजमेंट की वो मैं कह सकता हूँ मैं आज तक अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। मैंने मार्केटिंग की बहुत सारे प्रिंसिपल सीखे। मैंने मार्केटिंग की जो बुक है फिलिप कॉटलर की, मैं फिलिप कॉटलर जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और आज भी उनकी बुक को मैं कभी कभी पढ़ता रहता हूँ।
हाँ, जहाँ तक हायरिंग की बात है तो मैंने उसके लिए कुछ ट्रेनिंग ली, मैंने कुछ यूट्यूब पे आर्टिकल्स, यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स मैंने सुने कि किस तरीके से आपको एक राइट हायरिंग करनी चाहिए, क्या क्या आपको की स्किल्स देखनी चाहिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो टेक्निकल स्किल्स, देन उसके बाद एक इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं जिसको आपको देखना चाहिए। जनरली क्या होता है, हम लोग किसी भी पर्सन को हायर करते समय जो है उसकी केवल स्किल्स को देखते हैं, हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स को छोड़ देते हैं। तो हमें उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, किस माइंडसेट के साथ काम करना चाहता है, क्योंकि यही माइंडसेट जो है उसका वो आपकी कंपनी को आगे लेकर जाएगा। सर, इंटरपर्सनल स्किल्स देखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके अंदर भी ये टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर भी अकल होनी चाहिए, कैसे जज करना है कि हम उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकलवा सकें। तो आप सर क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते थे कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले सामने वाले के बारे में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो किस तरीके से पर्सन आपके पास एंटर कर रहा है, देन वो जब एंटर कर रहा है तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। देन कई बार होता है हम लोग कई चीज़ें प्रैक्टिकली करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने उसको कुछ लिखने की टास्क दे दी, या फॉर एग्जांपल अगर एक सेल्स का इंटरव्यू है तो हमने उसको कुछ प्रैक्टिकली कर दिया, हमने फॉर एग्जांपल उसको दे दिया कि ये स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन सेल करना है, तो इससे उसकी जो आइडियोलॉजी है वो सामने आ जाती है, इससे हम उसकी आइडियोलॉजी को जज कर सकते हैं। सर, दूसरी चीज़ ये कि सक्सेसफुल कंपनी आज आप रन करा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको देखकर मतलब बोलते होंगे कि सच में आपने बहुत मेहनत की, लेकिन हमारी ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में दो पार्ट होते हैं, और मुझे लगता है एक पार्ट को ज़्यादातर बिजनेसमैन बिल्कुल हाइड रखते हैं, वो है हमारा स्पिरिचुअल एरिया। कि मतलब कहीं ना कहीं जब हम शुरुआत करते हैं डिमोटिवेशन भी आता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से अब चीज़ें नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी फोकस उस तरफ भी करता है। मैं चाहूँगा कि उस पार्ट के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँ और पता लगे कि क्या वो हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज लाता है। और आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े लोग इस पर खुल के चर्चा भी कर रहे हैं कि इस चीज़ की वजह से मेरी लाइफ में ये चेंज आया, या मैंने ये चीज़ कर स्पिरिचुअल लाइन में मैंने ये चीज़ करना शुरू की। तो मैं उसके बारे में सर थोड़ा सा आपकी लाइफ में। सबसे पहली चीज़ तो ये मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशनल टॉक है कि फेलियर्स आर द पिलर टू सक्सेस, ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड अगर किसी भी बड़े स्टार्टअप की आप बात करें, किसी बड़े बिजनेस की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं फेलियर्स के साथ ही स्टार्ट हुआ है। डे वन पर सक्सेस किसी को नहीं मिलती, तो हमें अपने फेलियर्स से सीखना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। एंड देन अगर मैं स्पिरिचुअल की बात करूं तो भाई आपको मोटिवेशन के लिए जो है एक कुछ लोगों को फॉलो करना चाहिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, देन मेडिटेशन करना चाहिए अपनी बॉडी को प्रॉपर फॉर्म में रखने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको मतलब सक्सेस मिलेगी, इसी तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, कंपनी शुरू की थी 2016 में, कहीं ना कहीं बिल्कुल शुरुआत थी। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं और आप बताना चाहें तो कंपनी की एक जो होते हैं, ज़्यादातर लोग बताते हैं, आता नहीं, मार्केट वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो किस मुकाम पर होगी सर? देखिए, मार्केट वैल्यूएशन की जहां तक बात करूं तो अगर मैं लखनऊ मार्केट की स्पेशली बात करूं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा कस्टमर बेस है। एंड इसके अलावा हमारा पास एक ऑफिस है एडमॉन्टन में, कनाडा में, जो कि हमारा फ्रेंचाइजी ऑफिस है। देन इसके अलावा जो एक और अगर मैं बात करूं क्लाइंटेज की, तो हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं काफ़ी सारे, देन हमारे पास पॉलिटिकल क्लाइंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस अपने आप को स्पेसिफाइड रखते हैं इस टाइप के क्लाइंट्स के साथ, पॉलिटिकल हों, सेलिब्रिटीज़ हों, उनके साथ हम लोग वर्किंग करते हैं। सर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को पिच कैसे करना है, ये आइडिया जब आपके माइंड में आया और उसका एक रोड मैप जब आपने तैयार किया, तो क्या प्रोसेस रहा कि जिससे कि आपको जल्द से जल्द और एक अच्छा क्लाइंट मिल सके? जी, देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल क्लाइंटेज का सवाल है तो मैं स्टार्टिंग से ही मैं जब 10th-12th में था तो उस समय से ही कई सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। मैंने फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे काम किया हुआ है। इसके अलावा मेरे कई सारे ब्लॉग्स भी हैं जो एडसेंस अप्रूव्ड हैं, यूट्यूब चैनल अप्रूव्ड हैं। तो वहाँ से एक ऑलरेडी मेरे पास मुझे एक अवेयरनेस थी कि कैसे हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड देन एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे अपने ही एक बाहर के क्लाइंट के थ्रू, जो कनाडा का हमारा क्लाइंट था, जिसने हमें ऑफर किया कि हम आपके बिजनेस को यहाँ पर कनाडा में रन करना चाहते हैं एडमॉन्टन में। एंड डेफिनेटली हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी। एंड जब हम लोगों ने धीरे धीरे उस पर वर्किंग स्टार्ट करी तो फुल फ्लेज्ड हमने फिर वहाँ पर अपना एक ऑफिस सेटअप किया। एंड कह सकते हैं कि ये टचवुड भी हमारे लिए रहा कि हमने जब एक जगह पर एक्सपेंशन किया, हमारे पास और भी कंट्रीज से इंक्वायरीज आती रही। हमारे पास दुबई के क्लाइंट्स, हमारे पास स्पेन के क्लाइंट्स हैं, देन और भी हमारे पास इंक्वायरी, रशिया के भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इंक्वायरीज आती रहती हैं। हाँ, कहीं कहीं पे लैंग्वेज बैरियर रहता है, तो उसमें भी हम लोग जितनी चीज़ें अपने एंड पे बेस्ट कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं। कई बार हम लोग जो गूगल की ट्रांसलेट सर्विसेज हैं उनको हमें यूज़ करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन देखना इंपॉर्टेंट
डिफरेंट होता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है कि जब आप एक नए टाइप के, एक नए लैंग्वेज, एक नए कंट्री के पर्सन से बात करते हो, उसके चीज़ों को समझते हो, तो आपको बहुत नई चीज़ों को सीखने को मिलता है। सर मतलब अभी जैसे आपने बताया कि आपका ब्लॉग मोनेटाइज था, आपका यूट्यूब मोनेटाइज था, पोइट्री जो आप करते थे जिस समय पर, एक अच्छा अमाउंट मुझे लगता है उस समय आप अर्न कर रहे होंगे इससे, और उस अमाउंट को छोड़कर एक कंफर्ट जोन से बाहर आकर बिल्कुल बिजनेस में घुसना, क्योंकि बिजनेस में शुरुआत में इतना नहीं होता है जितना हम कुछ करते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद होता है जब हमें वहाँ से एक अच्छा अमाउंट मनी जनरेट होना शुरू होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसा लगा कि यार अच्छा खासा पोइट्री कर रहा था, एक पैसा आ रहा था एडसेंस से और कोई टेंशन नहीं थी, काम करना है बस अकेले बैठ के, तो कभी ऐसा लगा सर आपको, मतलब क्या उस समय पर कि मैंने क्यों स्विच किया, ऐसा कभी आपको फील हुआ हो? देखिए, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। एंड मैं अगर स्पेशली पोइट्री की बात करूं तो पोइट्री के साथ मुझे एक ऐसा था कि मैं कभी इस चीज़ में फुल टाइम नहीं कर सकता, शायद मैं उतना अच्छा लिख नहीं पाता था या जो भी चीज़ें थी। लेकिन उस इंडस्ट्री को मैंने हमेशा जो है एक कह सकते हैं उससे बहुत सारी लर्निंग मुझे मिली है जो आज मैं बिजनेस में अडॉप्ट करता हूं। और एक मेरी पंच लाइन है, मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, मैं जो डिजिटल जगलर्स को प्रमोट करने के लिए हमेशा यूज़ करता हूँ। ना आंधी की चलेगी, ना तूफान की चलेगी, डिजिटल मार्केटिंग कीजिएगा, बस आपकी चलेगी। ओके। तो इस तरीके से कुछ हम उस क्रिएटिविटी को यूज़ करते रहते हैं बीच बीच में। और सर अभी मैं एक टॉपिक यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप उस पर गाइड करें लोगों के लिए। घर बैठे बैठे पैसे कमाने के लिए आज के टाइम पर कौन से प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं जिस पे आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, कोविड के बाद से मतलब बेसिकली क्योंकि सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि लोग घर से काम करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जा सकते हैं। आज अमेजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके प्रोडक्ट्स को आप जो है ऑनलाइन सेल करके एक रेवेन्यू आप अर्न कर सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना ब्लॉग, यूट्यूब चैनल चला सकते हैं जहां पर आप एफिलिएट लिंक्स डालते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए। सेकेंड जो ऑप्शन है आपके पास वो डेफिनेटली गूगल एडसेंस का है। एडसेंस के थ्रू आप अपने ब्लॉग, यूट्यूब को मोनेटाइज कर सकते हैं। जो भी एड्स आपके रन होते हैं उस पर आपको एक अच्छा रेवेन्यू शेयर मिलता है। इसके अलावा फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज की डेट में कह सकते हैं एडसेंस का एक रिप्लेसमेंट है जिससे आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। एंड इसके अलावा एक बहुत कॉमन ट्रेंड है आजकल इन्फ्लुएंसर बनने का। तो एज अ इन्फ्लुएंसर भी आप ग्रो कर सकते हो। किसी ब्रांड के बारे में आप अपने व्यूज़ दे सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यूज़ कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अर्न करने का। ओके सर, अगर फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क की मैं स्पेसिफिकली बात करूं और गूगल एडसेंस के कंपैरिजन की, दोनों में से कौन सा बेस्ट है आज के टाइम पर? देखिए, मैं एक कंपैरिजन तो नहीं कर सकता। दोनों के अपने अपने कह सकते हैं दोनों के अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहना चाहिए। एंड डेफिनेटली ग्लोबली ये ट्रेंड भी है कि आप जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हो, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे अपने व्यूज़ शेयर करते हो, आपको ज़्यादा ही वहाँ से उतनी ज़्यादा ऑडियंस के साथ आपको कनेक्ट होने का मौका मिलता है। सर एंड में मैं ये भी चाहूँगा आप मुझे बताएं कि अपनी वेबसाइट अगर आपको किसी पर्सन को रैंक करानी हो कोई भी चीज़, तो उसे कौन कौन से फैक्टर्स पे काम करना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना? तो देखिए, इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं वेबसाइट रैंक कराने के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के अंदर में क्या क्या इश्यूज हैं, उनको हमें रिजॉल्व करना होगा। सेकंड, हमें अपने कंपटीटर्स का एनालिसिस करना होगा कि कौन कौन से कंपटीटर्स जो हैं वो एक्टिव हैं, हमारे किस कीवर्ड पर एक्टिव हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि जब हमने किसी कंपटीटर के कीवर्ड्स को देख लिया कि कौन कौन से कीवर्ड्स पर वो एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं हम उस कीवर्ड पर अपने आप को रैंक कराकर जो है उस ऑडियंस को अपने पास डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कंपटीटर्स को डाइवर्ट करने का। अब बात हो गई एसईओ की। तो एसईओ के अंदर में दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑन पेज होता है और ऑफ पेज होता है। ऑन पेज के अंदर में हम अपनी वेबसाइट के जो इंटरनल स्ट्रक्चरिंग होती है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि जो है हमारी रैंकिंग अच्छी आ पाए। एंड डेफिनेटली जो हमारा ऑफ पेज का पार्ट होता है वो टोटली बैकलिंक्स पर डिपेंडेंट होता है कि हम कितने अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी कई सारे टूल्स आते हैं जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारे कंपटीटर के बैकलिंक्स कहाँ
कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें जहाँ पर हमारे कंप्यूटर के बैकलिंक्स हैं वहाँ पर अपने बैकलिंक्स बनाने चाहिए। एंड इसके अलावा जो सेकंड काम हमें करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, कई सारी पेड डायरेक्टरीज भी होती हैं, वहाँ पर भी अपनी लिस्टिंग करनी चाहिए, वहाँ पर अपने आर्टिकल्स पोस्ट करने चाहिए। कुछ आप चाहो तो न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पर भी अपने प्रेस रिलीज पोस्ट कर सकते हो। इससे भी काफ़ी अच्छा आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में हेल्प मिलती है। सर अभी आपने बताया आप एक बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे और काफ़ी प्रेशर की वजह से आपने एक ऐसी लाइन चूज़ करने के लिए सोचा कि आपके लिए फैमिली वाले भी चाहते थे। उस टाइम में बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स और भी लोग होते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, जो ताने मारते हैं हमें, यार क्या कर रहा है क्या नहीं कर। और आज के टाइम पे जब वो आपको देखते हैं, क्या बेसिक डिफरेंस आपको लगता है, मतलब क्या उनका व्यू रहता है कि मतलब जो आपने कभी रियलाइज़ किया हो कि पहले ये था अब ये था, क्या चेंजेस सर आपको? देखिए डेफिनेटली इस कह सकता हूँ इस दौर से हर कोई गुजरता है। एंड डेफिनेटली वो उन लोगों को लगता है कि हाँ भाई मैंने काफ़ी कुछ डिफरेंट किया अपनी लाइफ में। वो कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वो हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि शायद मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हूँ, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं सही कर रहा हूँ। कई बार मुझे फीडबैक्स भी मिले कि तुम ये क्या कर रहे हो और कुछ तुम्हें स्टेबल चीज़ करनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके माइंड में एक आइडिया है और आपको लगता है आप कर सकते हो, यू हैव द कैपेबिलिटी, तो आप उस आइडिया के साथ प्रोसीड करना चाहिए। देखिए सक्सेस होना ना होना एक अलग चीज़ है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपने पर कितना फोकस्ड हो, आपके अंदर में एक कैपेबिलिटी है तो आपको डिसीजन लेना चाहिए, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए कि उस चीज़ को करो, ताकि आपको कभी लाइफ में अफसोस ना रहे कि आपने ये चीज़ नहीं करी। सर यंग अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया आपको स्टार्टअप के लिए कंसल्ट करने के लिए। सो मतलब किस तरीके से जब आपने शुरू किया कि मुझे जब न्यू स्टार्टअप्स को कंसल्टेशन देनी है, किन बेसिक फैक्टर्स पे सर आपने फोकस किया कि न्यू स्टार्टअप्स को इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी? देखिए अगर मैं अपने ब्रांड की बात करूं डिजिटल जगलर्स की, तो हम लोग 2016 से ब्रांड्स और बिजनेसेस के साथ वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं कंसल्टेशन की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी कि जो हमारे पास स्टार्टअप्स आते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स, उनको उनके पास आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं होता। उनको शायद ये चीज़ नहीं पता होती कि हम बिजनेस को मूव करना चाहते हैं तो कैसे राइट डायरेक्शन में जाएं, कैसे इसको हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, कैसे फंड रेजिंग करें। तो इस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई करा। हमने पहले कुछ अपने क्लाइंट्स के साथ में एक ट्रायल रन किया कि उनको इस सर्विस का क्या बेनिफिट मिलेगा, उनके साथ एक कंसल्टेशन सेशन किया, कुछ लोगों को हमने डेमो प्रोवाइड किया, और जब इसके रिजल्ट्स मिलने लगे तो हमने इसको एक एज अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस मॉडल रेडी किया। और आज की डेट में हमारे पास कई सारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ जो सर्विसेज हैं वो एज अ कंसल्टेंट हमारे साथ एज अ कंसल्टेशन सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे मूव करते हैं हमारे साथ मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, PR के लिए। इस तरीके से हम लोग उनके लिए वर्किंग करते हैं। और स्पेशली मैं अगर स्टार्टअप्स की बात करूं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं। हमारे पास जो मेजर क्लाइंट्स आते हैं वो स्ट्रैटेजी के लिए आते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। तो स्ट्रेटजी सर हर बिजनेस की डिफरेंट होती है, तो आपने उस चीज़ के लिए टीम वगैरह हायर की हुई है कि जो हर डिफरेंट बिजनेस के लिए रिसर्च करे पहले और उनके लिए एक यूनिक स्ट्रेटजी दे पाए? मान लीजिए सेम बिजनेस के भी अगर आपके पास 50 क्लाइंट आएगा तो उन 50 क्लाइंट्स की भी ये रिक्वायरमेंट रहती होगी कि हमें सामने वाले से कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी मिले। तो कैसे सर आप फिर मतलब इस चीज़ पर फोकस कर पाते हैं? देखिए जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये रही कि हमने जब अपनी वर्किंग स्टार्ट करी तो हमने मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के साथ काम किया। अगर मैं आज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हमने 70 to 80 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ काम किया। तो इससे एक एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की एक इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। अब रिगार्डिंग द टीम, डेफिनेटली हमने एक ऐसी टीम को अपने पास रखा हुआ है जो हमारे पास अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए रिसर्च कर सकती है एंड जैसी भी क्लाइंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उनको आइडियाज़, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। सर तो लास्ट ईयर तो आपको यंग अचीवर अवार्ड मिल गया, तो अब 2022 से आने वाले सालों की बात करूं तो क्या टारगेट रखा है आपने कि मुझे अब यहाँ तक पहुँचाना है, कंपनी को यहाँ तक ये चीज़ अचीव करनी है? अगर आप शेयर करना चाहें तो बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को जानकर। देखिए हमारा जो नया ब्रांड है NADM, इसके साथ अभी क्योंकि कोविड सिचुएशंस में हम लोग फिजिकल क्लासरूम के थ्रू नहीं जा रहे, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पर इस तरीके से लेकर जा रहे हैं कि हम लोग ऑल इंडिया ट्रेनिंग अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस समय काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं भी हमारे पास जो दूसरी लोकेशन से हैं, लखनऊ की बाहर की, जो और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ही सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
एंड अगर मैं बिजनेस कंसल्टेशन की बात करूं तो यहाँ पर हम लोग और भी कई चीज़ों में रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने कुछ टूल्स बना सकें जो हम लोग आगे क्लाइंट्स को दे सकें, बिकॉज कई बार डेटा मैनेजमेंट की लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमने अपने स्पेशलाइज CRMs बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से हम उनके साथ जो एक कंसल्टेशन सपोर्ट के साथ एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपका इतना समय मुझे मिला। और दोस्तों जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल सीखनी हो, इवन आपको ये गाइडेंस भी चाहिए हो कि आपके लिए कौन सी स्किल सीखनी चाहिए या कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी, आप ईमेल जो नीचे दिया गया है उस पर ईमेल कर सकते हैं अपनी सारी डिटेल्स कि आप कहाँ से हैं, क्या आपकी एजुकेशन है और आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो जैसे ही पॉसिबल होगा आपके लिए रिवर्ट किया जाएगा और आपके लिए एक अच्छी गाइडेंस भी दी जाएगी। प्लस साथ ही साथ में अगर आप इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं तो आप सर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सर से जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी आपको नीचे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। डिजिटल जगलर्स को आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं गूगल पर जाकर, आपको सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अमेजिंग इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस इसके अलावा अगर आपका स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर किया जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।